everyone. Hope you are well and doing great. Today we are going to discuss about our lecture number 8 in chapter number 19, which is about understanding organic reactions. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को किस तरह से समझ सकते हो। उसको समझने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड्स है वो टूट किस तरह से है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड होता है। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मोस्टली पाए जाते हैं। या तो हमारे पास वो कौन सा हो सकता है, हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर हमारे पास वो एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो हमारे पास जो है वो तब किस तरह की क्लीवेज होगी। अगर हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तब किस तरह की क्लीवेज होगी, ये हम देखेंगे। उसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको फर्स्ट टू जो पॉइंट्स है वो जो है आपके पूरे कर दूंगी कि हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरह से होती है, और दूसरा हमारे पास रिएजेंट्स लाइक न्यूक्लियोफाइड, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल से क्या मुराद है, इसके बारे में इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को आपने एंड तक जरूर वॉच करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे हैं, इनके साथ जो है वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उधर से आप जो है फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन आते हैं तो वो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले तीन चीजों जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसका पता होना जरूरी है। सबसे पहले ये कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की नेचर क्या है और वो किस तरह से टूटेगा। सेकंड, हमारे पास रिएजेंट्स जो अटैक करे वो हमारे पास किस तरह के हैं। थर्ड, हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो कौन सी टाइप का होगा। अगर आप ये तीनों चीजें समझ सकते हो, ये समझ जाओगे, तो आपको जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन की समझ आ जाएगी कि हमारे पास इसका मैकेनिज्म किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस तरह होती है। अब सबसे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास दो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, यानी हमारे पास जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह आपके पास एक ये हाइड्रोजन एटम है और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये करते क्या है कि हमारे पास दोनों चाहते हैं कि हमारे पास नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए, ताकि अपने आप को ये क्या कर ले, स्टेबल कर ले। यानी ये अपना जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करेंगे या ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एज ए रिजल्ट हमारे पास दोनों हाइड्रोजन ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो शेयर कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों की कमी जो है पूरी कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट दोनों हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी हमारे पास कुछ इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएगा दोनों एटम्स के दरमियान, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि दोनों को जो है वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल हो जाएगी। अब ये क्या था, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम के दरमियान बॉन्ड था, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। जबकि अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो, जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो एक तरफ आपका ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, मैं वाटर के दरमियान लेट्स सपोज आपको बॉन्ड बना के दिखा रही हूँ। अब ऑक्सीजन जो है और एक यहाँ है हमारे पास हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, क्योंकि हमारे पास पहला शेल है इसका K, उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड हमारे पास L, उसके अंदर हमारे पास कितने 6। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जबकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, 1s1, यानी इसके पहले शेल में K शेल के अंदर जस्ट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और इसको फर्स्ट शेल का हमारे पास ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब दोनों हाइड्रोजन को भी एक एक की जरूरत है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो क्या करेगा, एक बॉन्ड वो बना लेगा हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग से, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसको, और एक वो इस हाइड्रोजन के साथ। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयरिंग कर रहा है और ये म्यूचुअली शेयर हो गया है इलेक्ट्रॉन पेयर। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 कोवलेंट बॉन्ड बने, किस किस के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, और दूसरा भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हमारे पास दोनों डिसिमिलर एटम्स है, ऑक्सीजन चेंज है और हाइड्रोजन चेंज है। अब ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो किस साइड पे पाए जाते हैं, जहाँ हेलोजन वाली साइड पे उधर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो जब आप इस तरह जाते हो
राइट साइड पे जा रहे होते हो, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि राइट साइड पे जाते हुए आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं। इस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज्यादा करीब वो किसके होता है, वो ऑक्सीजन के, ना कि हाइड्रोजन के। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोलर कोवलेंट बन गया, बॉन्ड बन गया। कौन सा बन गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जबकि ऊपर वाला था नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये तो मैंने आपको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर समझाया। सेम इसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास पोलर बॉन्ड होते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास जो है वो इनकी ब्रेकिंग किस तरह से होगी, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर यानी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH। अब यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये हमारे पास डिसिमिलर एटम्स है यानी एक जैसे नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे हमारे पास है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि हमारे पास जो है वो अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं CH3 का हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि ये हाईली पोलर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। जबकि क्लोरीन के अंदर बिल्कुल सेम एटम है, तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्लीवेज होता है, जबकि दूसरे के अंदर डिफरेंट टाइप का क्लीवेज होता है, जो कि हमारे पास हाईली पोलर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं होमोलिटिक फिशन की और हेटेरोलिटिक फिशन की, और हम देखते हैं कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई होता है। अब होमोलिटिक फिशन किसके अंदर पाया जाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर हर एटम जो वो एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है शेयर्ड पेयर में से। यानी हमारे पास अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन क्लोरीन का एक नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दरमियान में पाया जाता है। अब जब क्लीव होता है तो वो किस तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाता है। यानी इस तरह से अगर बॉन्ड ब्रेक को कि दोनों जो एटम्स है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, यानी हमारे पास जब वो रेडिकल प्रोड्यूस हो, तो ये हमारे पास कहलाता है होमोलिटिक क्लीवेज। क्या कहलाता है, होमोलिटिक क्लीवेज। अब इसकी जो है वो ये ज्यादातर पाया जाता है नॉन पोलर जो है हमारे पास कंपाउंड के अंदर, जो कि कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर नॉन पोलर नेचर का होता है। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड में, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मीथेन गैस बनाई हुई है, CH4 होती है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। क्या होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। और यहाँ पे इन्होंने जो है वो CH3 एक साइड पे शो कर दिया और हाइड्रोजन जो है वो एक साइड पे शो कर दिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इस तरह से ये भी दे आर मोर क्लोज टू नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एज रिजल्ट इनके अंदर भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है। अब होगा किस तरह से, ये दो इलेक्ट्रॉन से एक हमारे पास क्या बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन के पास। एज ए रिजल्ट हमारे पास CH3 रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल बनेगा। आपकी बुक के अंदर यहाँ पे डबल जो वो इस तरह से जो है वो एरो से जो है वो शो किया हुआ है, तो आपने इसको कैसे करना है, ये हमारे पास इस तरह जो है वो ये हुक एरो जो है उससे शो करना है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो वो इस तरह शो होती है, दो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो तो वो हमारे पास इस तरह के एरो से जो है वो शो होती है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बॉन्ड जो है वो इक्वली ब्रेक होते हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है जिसके ऊपर हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जिस एटम के ऊपर, से फ्री रेडिकल कहते हैं। ठीक है, इसके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये हमारे पास किसके अंदर पाया जाता है, ये जो रिएक्शन है, ये हमारे पास हम कह सकते हैं होमोलाइसिस है, यानी लाइसिस कहते हैं टूटना। होमोलिटिक फिशन यानी हमारे पास टूटना, जो सेम एटम्स है उनके दरमियान का बॉन्ड टूटना। ठीक है, या फिर हमारे पास ये कह सकते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड टूटना। और मैंने आपको उसकी एक्सेप्शन भी बता दी कि जो कि थोड़ा सा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है मीथेन के कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो उनके दरमियान भी होमोलिटिक फिशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन अगर बॉन्ड है, जैसे पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो उसके अंदर भी हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है। अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेट्स सपोज शो कर दूं, या हमारे पास कोई R ग्रुप है, तो हमारे पास ये पर हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर में हमारे पास RO नेगेटिव, ये हमारे पास रेडिकल और OH रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि अपने पास इसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपनी जो है वो उसने वैलेंस शेल कंप्लीट करना होता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, दूसरों के साथ जो रिएक्ट करते हैं और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल जैसे क्लोरीन रेडिकल, हाइड्रोजन रेडिकल, मिथाइल रेडिकल ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन रेडिकल, इसके ऊपर आपने एक छोटा सा डॉट शो करना होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए। हाइड्रोजन रेडिकल, मिथाइल यानी CH3 रेडिकल, ठीक है, कार्बन के ऊपर है तो इस साइड पे बना ले। इसी तरह एसीटेट रेडिकल यानी हमारे पास CH3COO रेडिकल, ठीक है, एसीटेट रेडिकल। ओके हो गया, ये हमारे पास क्या थे, रेडिकल की एग्जांपल्स थी। अब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोलिटिक फिशन के बारे में कि हमारे पास हेट्रोलाइसिस या हेट्रोलिटिक फिशन से क्या मुराद है। अब हेट्रो वर्ड का क्या मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट, क्या मतलब है इसका, डिफरेंट, यानी हमारे पास दो ऐसे एटम जो कि यहाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। उसके अलावा लाइसिस कहते हैं टूटने को, यानी हमारे पास जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो पाया जाता है उसकी अगर ब्रेकिंग होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हेट्रोलिटिक फिशन या हेट्रोलाइसिस। जबकि होमोलाइसिस के अंदर क्या था, सेम एटम्स के दरमियान एक पाया जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, उसकी ब्रेकिंग, या फिर हमारे पास जो वीकली जो है वो पोलर है, जो कि हमारे पास बहुत ही जो है वो कम उसके अंदर पोलैरिटी होती है कि वो नॉन पोलर ही लगता है, जैसे कि CH के दरमियान बॉन्ड है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा होता था, ठीक है। जबकि हेट्रोलिटिक फिशन के अंदर हमारे पास दो ऐसे एटम्स जो डिफरेंट है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमारे पास वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास जो है एक एटम के पास ज्यादा है। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो अगर मैं अल्कोहल की एग्जांपल लूं जिसमें हमारे पास क्या आएगा, ROH, क्या होगा, ROH। अब यहाँ पे अगर मैं R यानी अल्काइल ग्रुप है उसकी कार्बन का हिसाब लगाऊं और ऑक्सीजन का हिसाब लगाऊं तो ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होती है। और कार्बन के बाद हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, नाइट्रोजन के बाद आपकी ऑक्सीजन फैमिली उसकी भी ज्यादा है जिसमें ऑक्सीजन सल्फर वगैरह आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जब हेलोजन आ जाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है। अब हमारे पास ये हो सकता है कि ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो R के अंदर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसके अंदर क्या है, कार्बन मौजूद है, तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। जबकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है, किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है। अब अगर आप देखो तो इससे क्या मुराद है कि हमारे पास ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था इसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो एक इलेक्ट्रॉन आया था ऑक्सीजन की तरफ से और एक आया था हाइड्रोजन की तरफ से, तो वो इस तरह दरमियान में नहीं होगा, वो किस तरह से होगा, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्ट किसने किया हुआ है, ऑक्सीजन ने, इसी वजह से तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। इसी तरह कार्बन जो है जो अल्काइल ग्रुप के उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या हो कि यहाँ से क्लीव कर रहा है, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या डिफरेंट है और ये बॉन्ड भी क्या है, पोलर है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, क्या होगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, क्योंकि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का था वो सारे का सारा ले गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन था उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके ऊपर क्या आ गया, H पॉजिटिव, क्या हो गया, वो H पॉजिटिव यानी वो प्रोटॉन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास RO नेगेटिव और H पॉजिटिव बन गया, तो ये हमारे पास कहलाती है हेट्रोलिटिक फिशन। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़े तो क्या है, हेट्रोलिटिक फिशन इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ पोलर बॉन्ड, जो कि हमारे पास कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड, इन विच बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गो टू वन एटम। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है क्लीवेज के बाद किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि जो बॉन्ड है वो हमारे पास अनइक्वली ब्रेक करते हैं, क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा चला गया जिसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और एक के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर गया ही नहीं है, तो उसका एक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी छीना गया, तो एज रिजल्ट उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकेज है, जबकि हमारे पास होमोलिटिक फिशन में क्या थी, इक्वल बॉन्ड ब्रेकेज थी, क्योंकि हमारे पास है वो दो इलेक्ट्रॉन में से एक एटम के पास चला गया, दूसरा एक एटम के पास चला गया। इसके अलावा इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक एटम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है जबकि दूसरा एटम हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज और जिससे जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज, और ये किसके अंदर क्लीवेज होती है, पोलर कंपाउंड्स के अंदर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। अब कार्बोकेटाइन हमारे पास ये जो टर्म है इसको समझने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन बताऊंगी जिसके अंदर आपको हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो है वो दिखाया जाएगा। जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हेलोजन लगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
अब जब ये क्लीवेज होगा तो हमारे पास पार्शियल नेगेटिव वाले के पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर था या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास किसके पास चले गए, क्लोराइड के पास, और ऐसे क्लोरीन के पास, और ऐसे रिजल्ट क्या बन गया, क्लोराइड आयन, और हमारे पास ये कार्बन के ऊपर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कार्बन वाला केटाइन बन गया जिसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। अब ये जो स्पीशी बनी है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये कहलाता है कार्बोकेटाइन। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कार्बोकेटाइन कब बनता है और इससे मुराद क्या है। कार्बोकेटाइन इज अ स्पीशी कंटेनिंग कार्बन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज। एज यू कैन सी यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोकेटाइन बनता कब है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू a more electronegative atoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and chlorine। और ये सारे के सारे कार्बन फैमिली के बाद में आते हैं। जैसे कि कार्बन फैमिली के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, नाइट्रोजन फैमिली जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह होते हैं, फिर ऑक्सीजन फैमिली जिसमें ऑक्सीजन सल्फर हो जाते हैं, फिर हेलोजन फैमिली जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक्सेट्रा होते हैं। तो ये सारे के सारे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जब ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो क्योंकि ये क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सारे का सारा क्लीवेज के दौरान इनके पास चला जाता है और एज ए रिजल्ट कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो जाता है। अब कार्बोकेटाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मौजूद होती है, ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो उसने अपनी डेफिशिएंसी कंप्लीट करनी है, क्योंकि डेफिशिएंसी तभी कंप्लीट होगी जब हमारे पास जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब आप देख सकते हैं किसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, इस कार्बोकेटाइन ने 3 बॉन्ड बनाए। कितने बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए। 3 बॉन्ड से क्या मुराद है कि हमारे पास हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इट मींस कि टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके वैलेंस शेल में मौजूद है, जो कि हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इसने बनाया हुआ है। जबकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करने हैं। क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल करने हैं, फिर ये स्टेबल होगा। तो ये इसको हासिल करने के लिए अपने आप को क्या करता है, रिएक्ट करवाता है दूसरी स्पीशीज के साथ। इस वजह से हम ये कहते हैं ये रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कार्बेनाइन को। जिस तरह ये कार्बोकेटाइन था, अगर कार्बन वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो स्पीशी कहलाती है कार्बोकेटाइन। अगर किसी स्पीशी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कहलाएगी कार्बेनाइन। वेरी सिंपल। अब इसकी फॉर्मेशन कब होती है, कार्बोकेटाइन की कब हुई थी, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच था जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता था। जबकि हमारे पास कार्बेनाइन तब बनता है जब कार्बन से जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है, जैसा कि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है पीरियोडिक टेबल में, वहां आपको पता है अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, जिसके अंदर हमारे पास लिथियम वगैरह जो है वो मेनली जो है वो मेटल्स की बात हो रही है, लिथियम होगी, मैग्नीशियम होगी। अब इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जब ये अटैच होती है तो वो हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज ये कार्बन है और ये हमारे पास कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यानी CH3 है, और ये अटैच है आपकी लिथियम के साथ, यानी हमारे पास ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है। अब यहाँ में हमारे पास लिथियम इज मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सारे का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर CH3 के पास चला जाता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ये थोड़ा सा हैंग हो गया था, ठीक है। अब एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, CH3 नेगेटिव, और हमारे पास लिथियम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया है, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इट मींस इट इज अ कार्बेनाइन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्बेनाइन की डेफिनेशन। कार्बेनाइन इज अ स्पीशी कंटेनिंग कार्बन एटम विद अ नेगेटिव चार्ज। How it is formed? It is formed when carbon is bonded to less electronegative atom या more electropositive atom such as metal, जो कि हमारे पास अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकते हैं, जिसमें लिथियम, मैग्नीशियम, कैडमियम एक्सेट्रा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जबकि हमारे पास जो दूसरा हमने पढ़ा था वो क्या थी, इलेक्ट्रो जो है वो डेफिशिएंट थी। उसके अलावा ये भी हमारे पास क्या होती है, हाईली जो है वो रिएक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी किस्म के जो है वो रिएजेंट्स जो है पाए होते हैं जो रिएक्शंस के अंदर, जिनको समझ के आप जो है वो रिएक्शन की नेचर को समझ सकते हो। अब रिएजेंट कहते किसे है, रिएक्शन का तो आपको पता है कि जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं, 2 चीजें आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज बना देते हैं। अब जो चीज जो है वो रिएक्ट जब कर रहे होते हैं, तो जो चीज अटैक कर रही होती है ना, जो अटैकिंग स्पीशी होती है वो रिएजेंट कहलाती है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव है, लेट्स सपोज इस तरह की एक स्पीशी है, ठीक है, और इसके ऊपर अटैक किया हमारे पास जो है वो Br नेगेटिव ने। ठीक है, Br नेगेटिव ने। अब ये जो Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा रिएजेंट, जबकि हमारे पास ये कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो सबस्ट्रेट,
और जो अटैक कर रहा है वो स्पीशी कहलाती है रिएजेंट। अब लेट्स सपोज कि आपके पास एक अल्कीन है, अब अल्कीन के अंदर हमारे पास उसका रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज उसका जो उसके ऊपर जो रिएक्टिंग स्पीशी है वो Br नेगेटिव है, तो जो Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगी और एज ए रिजल्ट हमारे पास लेट्स सपोज ये इस तरह से अपना जो चार्ज है मूव करेगा, तो ये हमारे पास जो अटैकिंग स्पीशी है ये कहलाती है रिएजेंट, जबकि जो स्पीशी अटैक हो रही है यानी हमारे पास इसके ऊपर अटैक हो रहा है तो ये कहलाती है सबस्ट्रेट। क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट। The attacking species is called the reagent, the species being attacked is called as substrate। ठीक है, अब 3 टाइप के जो है वो मेन जो है वो रिएजेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब अभी तक आपने जो है वो फ्री रेडिकल का पढ़ा हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जो कि क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। जैसे कि कल हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन रेडिकल आ गया, हाइड्रोजन रेडिकल आ गया और मिथाइल रेडिकल आ गया। अब ये बनते कैसे वो भी हमने डिस्कस कर दिया। ये किसके रिजल्ट में बनते हैं? ये बनते हैं होमोलिटिक क्लीवेज के केस में। किसके केस में? होमोलिटिक क्लीवेज के केस में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिएजेंट है वो है इलेक्ट्रोफाइल। ये मेरा ख्याल है आपके लिए न्यू है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या कहलाता है, अगर आप इसका नाम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रो एंड फाइल। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल मीन लविंग, यानी हमारे पास ऐसी स्पीशी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग हो। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सी होगी? हमेशा ऑपोजिट जो चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगी जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, या जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव वाला जो है वो कोई भी एटम मौजूद हो। ठीक है, वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होगी ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक है, ये हमारे पास नाइट्रोसोनियम आइन है, NO2 पॉजिटिव हो गया, ब्रोमोनियम आइन जैसे हमारे पास Br पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट है, इसी वजह से इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। और क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो इसको अगर मैं सारे कुछ है वो समराइज करूँ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वो क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके वो एक नया बॉन्ड बनाएंगे। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उनका जो है वो या तो उसके जो है ऊपर है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, या फिर हमारे पास वो क्या होंगे, पार्शियल पॉजिटिव होंगे, और इस वजह से इनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और ये या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल है तो इसके अंदर कोई भी एटम जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है। जैसे अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन के अंदर जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जो है बॉन्डेड है, तो ऑक्सीजन होता है पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन होती है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट कर सकती है कार्बन। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो Br नेगेटिव है वो हमारे पास जब इस तरह अटैक करेगा तो ये हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, उसकी एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोजन आइन, उसके बाद ब्रोमीन आइन जिसमें ब्रोमोनियम एक्चुअली आइन है, नाइट्रोनियम आइन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड हो गया, कार्बोकेटाइंस हो गए। अब ये चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। हाइड्रोजन आइन H पॉजिटिव है, ब्रोमोनियम आइन Br पॉजिटिव हो गया, उसके बाद आपके पास आ गया हमारे पास नाइट्रोनियम आइन जो कि NO2 पॉजिटिव है, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका आपको भी अंदाजा नहीं होगा, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड का नहीं होगा, कार्बोकेटाइन का पता है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन ब्रोन ट्राइफ्लोराइड किस तरह से हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? तो ब्रोन ट्राइफ्लोराइड का अगर आप देखो तो ब्रोन का हमारे पास उसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 5। इसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 प्रोटॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 पहले शेल के अंदर आ जाएंगे K के अंदर, और 3 आ जाएंगे इसके दूसरे शेल के अंदर। अब जब बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जैसे BF3, मैं BF3 यहाँ बनाना चाहूंगी, BF3, ठीक है। अब BF3 में हमारे पास हर F फ्लोरीन के साथ उसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, यानी 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है बोरॉन के पास। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 की, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम कर सकता है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में भी हमारे पास d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो सकता है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। बिल्कुल ऑपोजिट है इलेक्ट्रोफाइल का। क्यों? न्यूक्लियोफाइल से क्या मतलब न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, फाइल मीन लविंग, यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पसंद करने वाला। पॉजिटिव चार्ज कौन पसंद करेगा? जिसके खुद के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। जिसके खुद के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा। तो एज ए रिजल्ट वी कैन से कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और एज ए रिजल्ट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और न्यूक्लियस लविंग। ठीक है। और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे जिसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि अगर आप देखें तो हाइड्रोक्साइड है, ये तो हमारे पास OH नेगेटिव, ऑब्वियस है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है। ब्रोमाइड एंड Br नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, साइनाइड है तो वो Cn नेगेटिव है हमारे पास। अमोनिया, अमोनिया के केस में थोड़ा सा चेंज सीन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या मौजूद होता है, एक लोन पेयर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? लोन पेयर मौजूद होता है, जो कि वो डोनेट कर सकता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर एक्ट करता है। वाटर है, वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, H2O, और ऑक्सीजन के पास क्या है, दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे काम कर सकता है। अल्कोहल के अंदर हमारे पास क्या है, ROH, यही है हमारे पास। और इधर भी ऑक्सीजन मौजूद है, यानी पार्शियल नेगेटिव जो है वो एटम मौजूद है, जिसके ऊपर दो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मौजूद है, जो कि वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद कार्बेनाइन है, तो कार्बेनाइन में आपको पता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एज ए रिजल्ट ये भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि हर दफा ये आयन्स ही हो। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कोई भी कंपाउंड जैसे हमारे पास या मॉलिक्यूल है, वो भी हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, जो कि पोलर नेचर का हो, और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। पार्शियल पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग यानी न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आपके पास एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, जो कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। ठीक है, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो होमोलाइसिस जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हमारे पास इक्वली बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमारे पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के पास चला जाता है। उसके अलावा ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर होता है, और हर एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाता है। जबकि हमारे पास हेट्रोलाइसिस के अंदर अनइक्वल बॉन्ड ब्रेकेज होती है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन वो रिच हो जाता है। उसके अलावा ये पोलर बॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है, और एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन हासिल कर देता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे के पास जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके अलावा आप डिफरेंस कर सकते हो बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जो कि दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। और इस जो लेक्चर को है, होप सो आपने अच्छे से सुना होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।